हेलो दोस्तों, एफडीआईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फर्स्ट ईयर की आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक वायरिंग ऑफ प्रैक्टिस। बेसिक वायरिंग की प्रैक्टिस करेंगे हम, जो इसके अंदर दिए हुए हैं। तो निम्मी असाइनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो उससे पहले हमने सेल बैटरी का चैप्टर किया था कंप्लीट। तो अभी तक यदि पीछे के चैप्टर का सेल बैटरी का चैप्टर नहीं देखा है तो वो चैप्टर देखिए। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जो हमारा रहेगा स्टार्ट करेंगे वो रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और एक एक करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है इसके और कितने इजी है या हाई है वो सभी का, और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा है पहला क्वेश्चन है कंड्यूट पाइप में कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। जो कंड्यूट पाइप है उनको कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, लंबाई और मीटर में, दीवार की मोटाई और एमएम में, आंतरिक व्यास और एमएम में, बाह्य व्यास और एमएम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आउट डायमीटर इन एमएम और बाह्य व्यास इन एमएम। मतलब ये जो भारी व्यास होता है पाइप का, ये जैसे पाइप है, ये पाइप का क्या है, मुंह है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो भारी व्यास है इसी को मापा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बाह्य व्यास और एमएम में मापा जाता है। जबकि आंतरिक व्यास जो होता है, ठीक है, आंतरिक व्यास जो लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, जीआई पाइप का। ठीक है, ठीक है, आंतरिक व्यास जीआई पाइप का लिया जाता है। जीआई की फुल फॉर्म होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। पहले तो ये देखो, पुनः तार बांध योग्य फ्यूज, तो इसको हम बोलते हैं किट कैट फ्यूज। ठीक है, क्या बोलते हैं, किट कैट फ्यूज बोलते हैं। जिसकी जो माप सीमा होती है वो होती है 1.4 से। इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है 1.4 से 1.7 के मध्य होता है। इसी के साथ जो HRC की बात करूँ मैं, ठीक है, HRC की मैं बात करूँ तो ये जो एक ए है ये किसका है, HRC फ्यूज है। HRC की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई रप्चरिंग फ्यूज होती है। क्या होती है, हाई रप्चरिंग फ्यूज होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसी के अंदर जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, हमारा फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो कहते किसे हैं, तो जो हम कहते हैं कि जो फ्यूजिंग फैक्टर होती है, ठीक है, फ्यूजिंग करंट बटा रेटेड करंट। ठीक है, रेटेड करंट। ठीक है, तो इसका इसी को क्या कहते हैं हम, फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। और ये फ्यूजिंग फैक्टर का मान जो होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो हमने 3-4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं यहाँ पे, तो कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ध्यान रखना। तो एक तो हमने किया कि जो HRC फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर आपसे पूछे तो कितना हो जाता है, 1.1 होता है। और यदि किटकैट फ्यूज का पूछे, जिसे हम पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज कहते हैं, दूसरा नाम उसका, तो उसके बारे में पूछे तो कितना हो जाएगा, 1.4 से 1.7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 43 ये कह रहा है कि पेंडेड होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। आपके पास ये लैंप होल्डर होता है कि लटका हुआ जो होल्डर होता है, ठीक है, ये जो लैंप इसके यहाँ बल्ब लगाया जाता है, तो ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, होल्डर के अंदर तार लगाने से पहले इसकी यहाँ पे गांठ लगाई जाती है। तो उस गांठ की बात कर रहा है। तो ढीले संयोजनों से बचाव, यांत्रिक शक्ति से वर्दी, अत्यधिक कैप कवर का दबाव, सामान्य टर्मिनलों के तनाव को कम करना। तो ध्यान रखना, ये जो गांठ लगाई जाती है वो लगाई जाती है कि जो रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ द एक्सेसरीज, सामान के टर्मिनलों के तनाव को कम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 44 ने कह रहा है कि फ्यूज कौन से प्रकार का है। ये जो डायग्राम दिया है इसको हम कौन से फ्यूज को
पहचानते हैं। तो ये जो फ्यूज होता है, इस प्रकार के जो फ्यूज होते हैं उसे कहते हैं हम HRC फ्यूज, HRC फ्यूज। और HRC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, HRC फ्यूज की इस तरह के होते हैं जिसका फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है 1.1 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम का नाम क्या है? विद्युतीय सामग्री का नाम क्या है? ये जो सामग्री दी है, एसेसरीज दी हुई है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इसका नाम क्या है? ब्रैकेट होल्डर, एडिसन स्क्रू होल्डर, कोण स्विवेल लैंप होल्डर, गोलियत एडिसन स्क्रू लैंप। तो ध्यान रखना, ये जो होल्डर है उसे हम कहते हैं एडिसन स्क्रू प्रकार के जो होल्डर होते हैं वे कहते हैं। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा बी। अब इसके अंदर ये देखना है कि एडिसन स्क्रू जो है वो कितने वाट तक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कितने वाट तक प्रयोग किए जाते हैं? तो ये जो प्रयोग किए जाते हैं ये किए जाते हैं 200 से 300 वाट तक। ठीक है, कितने तक किया जाता है? 200 से 300 वाट तक किया जाता है। जबकि गोलियत एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर है ये किया जाता है 300 वाट से अधिक के लिए। इसके लिए किया जाता है 300 वाट से अधिक के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आपको वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह का नाम क्या होगा? ये जो प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है तो इसको देखो, एक तो होता है प्लग एंड सॉकेट जिसे मेल फीमेल कहते हैं। ठीक है, जिसे मेल फीमेल भी कहते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जो लिंक है, तो लिंक किस प्रकार के फ्यूज होता है? तो उसके अंदर देखते हैं कि जो लिंक होता है इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह बना होता है, ये तो हो जाएगा लिंक। फ्यूज की मैं बात करूँ तो फ्यूज जो होता है इस प्रकार से होता है, इसके में इससे डंडी होती है। और प्लग एंड सॉकेट का जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डी इसका राइट आंसर हो गया। और ये जो मेल फीमेल होती है और इसको क्या बोलते हैं? प्लग एंड सॉकेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कह रहा है। 47 नंबर कह रहा है कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? हमारे पास एल श्रेणी की जो एमसीबी होती है वो किसके लिए होती है? तो ध्यान रखना, जो एल श्रेणी होती है वो किसके लिए होती है? गीजर के लिए होती है। मोटर जो होती है हमारी, ठीक है, मोटर जो होती है उसके लिए हम कौन सी एमसीबी प्रयोग करते हैं? तो डीसी मोटर है, एसी मोटर है, या किस नोब की एमसीबी प्रयोग में लेते हैं? और जो एयर कंडीशनर है, ठीक है, एयर कंडीशनर जो होती है उसके लिए जी एमसीबी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? जी टाइप एमसीबी का प्रयोग करते हैं। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जो हम क्या करते हैं कि 60 एम्पियर तक यूज़ में लेते हैं। ठीक है, कितने एम्पियर तक? 60-62 एम्पियर तक प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 ये कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में कौन से आरेख का उपयोग किया जाता है? ये जो आरेख दिया है इसका उपयोग, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, स्थापना योजना कहते हैं, वायरिंग आरेख कहते हैं, या फिर परिपथ आरेख कहते हैं, या लेआउट आरेख कहते हैं। तो ये जो सर्किट दिया होता है जिसको इंस्टॉलेशन, वायरिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम और लेआउट, तो इसको कहते हैं हम क्या? वायरिंग डायग्राम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वायरिंग डायग्राम कहते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा? वोल्टेज पात बढ़ेगा, भार धारा बढ़ेगी, वोल्टेज पात घटेगा, गर्मी के कारण केबल खराब होगी। तो कम धारा रेटेड केबल जो होता है उच्च धारा भार से जोड़ने के कारण उसमें क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होगी, और गर्मी उत्पन्न होने के कारण केबल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो अब डी आंसर ऐसे हो जाएगा कि ये क्या है कि जिसमें हीट उत्पन्न होगी, तो हीट उत्पन्न होगी तो क्या इसका ऊष्मा का नियम लगेगा। ठीक है, ऊष्मा का नियम, या फिर उसको क्या बोलते हैं? जूल का नियम। क्या बोलते हैं? जूल का नियम। और जूल का नियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एस बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या होगी?
धारा का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, देखो क्या कह रहा है कि कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। ठोस बैंड, ठोस एल्बो, निरीक्षण बैंड, निरीक्षण एल्बो। तो ये जो कॉर्नर मोड़े हुए हैं इसका, तो इसके लिए इसका क्या बोला जाता है, निरीक्षण बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निरीक्षण बैंड बोला जाता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 स्थान से नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो देखो ये कह रहा है कि एक लैंप, ठीक है, ये एक लैंप लगा दिया हमने, एक लैंप लगा दिया, और ये बोल रहा है एक इंटरमीडिएट स्विच होना चाहिए। इंटरमीडिएट स्विच में 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 6 टर्मिनल, और एक टू वे स्विच में कितने होते हैं, 3। ये टू वे स्विच में कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, ये 3 टर्मिनल हो गए। जबकि इंटरमीडिएट में कितने होते हैं, 6 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। तो एक लैंप को 3 जगह से स्थान करने के लिए किसका उपयोग किया जाए, इंटरमीडिएट स्विच का। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती स्विच होता है, उसको 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर टू वे की बात करते हैं तो 2 टू वे प्रयोग में लेते हैं, 2 टू वे स्विच प्रयोग में करते हैं, ठीक है, 2 टू वे स्विच प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। कंसील्ड जो वायरिंग होती है उसका क्या फायदा होता है, संभालने में आसान है, कम वोल्टेज पात होता है, उच्च कुचालक प्रतिरोध है, नमी से सुरक्षा करता है, ठीक है। कंसील्ड जो वायरिंग होती है उससे क्या फ़ायदा मिलता है, तो कंसील्ड वायरिंग जो होती है वो क्या करती है, नमी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरेख का नाम क्या है। ये जो आरेख दिया हुआ है हमारे पास ये क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आए थे कि इंस्टॉलेशन प्लान, स्थापना योजना, लेआउट डायग्राम, लेआउट आरेख, वायरिंग डायग्राम, वायरिंग आरेख, सर्किट डायग्राम, परिपथ आरेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, इसे परिपथ आरेख कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, 54 है कि HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। HRC के लिए मैंने पहले बताया था कितना हो जाता है, 1.1 हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। HRC फ्यूज के लिए हमें हो जाएगा। और 1.4 किसके लिए होता है, किटकैट फ्यूज के लिए। फिर से बता रहा हूँ, किट कैट फ्यूज के लिए जो होता है वो कितना होता है, 1.4 से 1.7 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस प्रकार की रिले AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है। जो AC और DC दोनों पर कार्य करने वाली रिले कौन सी कहलाती है, फेरेड रिले, उष्मीय रिले, आवेग रिले, डाई रीड रिले। तो जो आवेग इम्पल्स जो रिले होती है, इम्पल्स जो रिले जो होती है, आवेग रिले जो होती है वो AC और DC दोनों पे कार्य करती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। ये जो एसेसरीज का डायग्राम दिया हुआ है, इस एसेसरीज का नाम क्या है। तो इस एसेसरीज की 2 पिन प्लग कहते हैं, 3 प्लग कहते हैं, सीधे प्रवेश के साथ लोहे संयोजक कहते हैं, बगल प्रवेश के साथ चपेटे संयोजक कहते हैं। तो इसका जो ध्यान रखना, ये 2 पिन है या 3 पिन है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है सीधे प्रवेश साथ लोहे संयोजक होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा ये किसका है, लोहे का है, ठीक है, जैसे हमारी 2 पिन होती है ना उसी तरह होता है। तो इसे कहते हैं सीधे संयोजक के साथ संपर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामग्री के प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है। तो ये इस तरह जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेल पुश स्विच। बेल पुश स्विच ऐसे होता है, इसके अंदर होता है 2 वे स्विच, 2 ध्रुव 1 वे स्विच, बहुस्थितीय एकल ध्रुव स्विच। तो इसको जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट मल्टी पोजिशन स्विच सिग्नल पोल, बहुस्थिति के पोल को इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
डी इज राइट आंसर। टू वे स्विच जो हो जाएगा इसका इस तरह हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये टू वे स्विच इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आगे 58 नंबर देखो, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य होता है। जो घरेलू तार है उसमें लचीली तारों का क्या उद्देश्य, संयोजक वायरिंग, अस्थायी संयोजन, सीलिंग, सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण, कनेक्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू तार में लचीली तारों का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट उपकरण में कनेक्शन होता है। ट्रांसपोर्टेबल जो कनेक्शन होते हैं उनके अंदर लचीली केबल का उपयोग प्रयोग में लिया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस परिपथ में भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। देखो एमसीबी की फुल फॉर्म याद रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो 60 से 62 एम्पीयर के ऊपर प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, या इसमें आ जाता है 63 एम्पीयर। इसके बाद है ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है सब। ठीक है, तो जो धारा लीकेज हो जाती है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थ लीकेज के लिए किसका उपयोग करते हैं। और ये जो ईएलसीबी है, ठीक है, ये जो ईएलसीबी है ये करती है अवशेष करंट के ऊपर निर्भर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल करंट, लीकेज करंट के ऊपर काम करती है। और 100 एम्पीयर से जो प्रयोग की जाती है वो की जाती है एमसीसीबी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और इनकी एम्पीयर क्षमता भी आपको याद रखना है। इसी के बाद है नेक्स्ट है आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, जो अवशेष धारा के लिए अवशेष धारा सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ईएलसीबी और आरसीसीबी जो होती है वो दोनों सेम ही तरीके होते हैं, दोनों लीकेज करंट पे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का उद्देश्य क्या है। जो टिन कोटिंग है उसका उद्देश्य क्या है, उच्च तापमान सहना, फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि करना, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करना। तो जो तांबे के तार पर ऑक्सीकरण होता है तांबे, तो उसमें टिन की कोटिंग की जाती है, इसलिए टिन और लेड का फ्यूज से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तांबे के ऊपर टिन की कोटिंग करने का उद्देश्य पूछ रहा है, तो तांबे की जो ऑक्सीकरण होता है उसको रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टिन की कोटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम होता है, जोड़ा, करोड़, क्वाड्स या परत। तो इसको क्या कहते हैं हम, जो चार कुचालित चालकों के समूह होते हैं उसमें कहते हैं हम क्वाड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरफा स्विच का उपयोग किया जाएगा। तो चार है तो 4 - 1, ठीक है, दो तरफा पूछ रहा है, तो इसके अंदर जो प्रयोग किया जाएगा वो 3 प्रयोग किए जाएंगे। इसमें गोदाम वायरिंग में क्या होता है, एक टू वे स्विच कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 63 क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुमंजिला इमारत, ठीक है, आपकी जो मल्टीपल बिल्डिंग होती है, जिसे मंजिल के ऊपर मंजिल, जो मल्टीपल मंजिल होती है उस बिल्डिंग कहते हैं। तो बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों होती है, आसान भार संतुलित होना, नियत वोल्टेज वितरण करना, न्यूनतम वोल्टेज पात होना, दवाई कम वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होना, कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि कई प्रकार के फ्यूज के साथ दोष को ढूंढने में आसानी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर देखो, 64 नंबर क्या कह रहा है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कागज का, नायलॉन का, सीमेंट का, पॉलीविलाइन क्लोराइड का। तो सीलिंग में जो स्क्रू का छेद करने भराव करने के लिए जो प्रयोग में ली जाती है वो की ली जाती है, लाइनॉन ली जाती है, नायलॉन प्रयोग में लिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यह प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। ये जो चिन्ह है इसको क्या दर्शाता है, मेज का पंखा, छत का पंखा, ब्रैकेट पंखा, निकास पंखा। तो ये जो प्रयोग में लिया जाता है ये लिया जाता है, हमारा सिंबल है साइन जो दिया हुआ है छत के पंखे का दिया हुआ है। ठीक है, निकास का पंखा
रेचेट पंखा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो इस तरह होता है। इसका जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से 8 की तरह रहता है, इस तरह रहेगा, ठीक है, सर्कल में रहेगा। और जो ब्रैकेट पंखा होता है वो क्या होता है, इस तरह होता है, 8 ही रहता है, बट 8 रहता है बट इस तरह रहता है ऐसे, और ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार यदि आपसे पूछे फैन रेगुलेटर का किस तरह होता है, तो इस तरह ये फैन रेगुलेटर का होता है, ठीक है। ये किसका है, फैन रेगुलेटर का, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो बेसिक वायरिंग से है, इसलिए हमने आज 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आगे शेष बचे क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो को दबा के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सभी साथियों के जो भी इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट हैं उन तक इस क्लास को भेजना, ताकि इस क्लास का बेनिफिट सभी के साथ मिल सके, सभी को मिले। तो इसकी पीडीएफ के लिए या टेलीग्राम किसी भी प्रकार की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।